हेलो एवरीवन। ओशियानोग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे टाइड्स के बारे में। ओशियानोग्राफी को हम पढ़ते हैं कोर ज्योग्राफी के अंदर, और इसके साथ साथ हम जो है जियोमॉर्फोलॉजी और जो क्लाइमेटोलॉजी है वो भी कोर ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। तो ओशियानोग्राफी के अंदर आज हम देखेंगे टाइड्स के बारे में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बात करूं टाइड्स की, जो जो टाइड्स होती हैं ये क्या है, जो ओशियन में जो वर्टिकल मूवमेंट होती हैं उनको टाइड्स बोलते हैं। और एक और मूवमेंट होती है जिसे बोलते हैं ओशियन अपवेलिंग, वो भी क्या है, वर्टिकल मूवमेंट है। और मैंने पिछले ही लेक्चर में बात की थी जब मैंने ओशियन वेव्स पढ़ाया था, तो वर्टिकल जो मूवमेंट है वो क्या है और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या है। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में ओशियन वेव्स और जो ओशियन करंट है वो आते हैं। तो टाइड क्या है? पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल इज नोन एज टाइड। तो जो सी का लेवल है वो कभी राइज हाई टाइड पे होगा, कभी लो टाइड पे होगा, और ये क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा, तो उसे बोलते हैं टाइड। तो ये देखिए, जब लो टाइड है तो यहाँ पर देखिए पानी बिल्कुल नहीं है, और जब यहाँ हाई टाइड आएगी तो इस तरीके से नज़ारा जो है चेंज हो जाएगा। इसे बोलते हैं हाई टाइड और लो टाइड। अब जानते हैं कारण कि आखिरकार कौन कौन से रीज़न है जिनकी वजह से जो टाइड्स हैं वो बनती हैं। तो सबसे पहले है ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा है रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो जो मून है और जो सन है उसके उसकी वजह से क्या है, अर्थ के ऊपर जो है ग्रेविटेशनल पुल लगता होता है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, मून और सन, ये कॉज करते हैं जनरेशन ऑफ टाइड्स। और साथ ही रोटेशन ऑफ अर्थ से क्या होता है, जब अर्थ रोटेट कर रही होती है अपनी एक्सिस पे, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो कि सरफेस पे है अर्थ के, लगती होती है सेंटर की तरफ, है ना। जो अर्थ का सेंटर है उसकी तरफ क्या है, किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, तो उस फोर्स को जो है बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं। और उस फोर्स को जब बैलेंस करने के लिए एक आउटवर्ड फोर्स लगती है जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम देखेंगे किस तरीके से जो ये दोनों फोर्सेस है टाइड्स की बनने में हेल्प करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की अपडेट आपको भी मिल सके। ये देखिए कुछ, ये रहा सन, ये मून है और ये अर्थ है, और ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से अलाइंड है ये। तो ये जो सन, मून और जो ये अर्थ है, इनकी अलाइनमेंट बहुत डिपेंड करता है इनकी अलाइनमेंट पे कि टाइड्स कितनी हाई होंगी कितनी लो होंगी। तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो मेरा यहाँ समझाने का मतलब था कि जो ये अलाइनमेंट है ये बहुत इफेक्ट डालती है ग्रेविटेशन पे, और इसकी वजह से जो है टाइड्स पे भी फर्क पड़ता है। अब जो टाइम और जो हाइट ऑफ जो टाइड है वो इन्फ्लुएंस होते हैं। पहले मैंने बात की अलाइनमेंट ऑफ सन, मून एंड अर्थ। तो ये देखिए, अगर कुछ इस तरीके से, अगर यहाँ पर स्ट्रेट है तीनों, सन भी, मून भी और अर्थ भी, और तो मून यहाँ पर भी बीच में हो सकता है इनके, और यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, अगर इस तरीके से जो स्ट्रेट है तीनों एक दूसरे के साथ, तो इसे बोलेंगे सिजगी। सीजिगी पोजीशन है ये। और इसमें क्या है, इसको जब ऐसी पोजीशन होगी तो यहाँ पर क्या बनेंगी, स्प्रिंग स्प्रिंग टाइड्स बनती है। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि स्प्रिंग टाइड्स में किस तरीके की टाइड्स होती हैं। और जब सन, अर्थ और जो मून है कुछ इस तरीके का 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेचर पे हैं तीनों। और जो है इसमें क्या है, नीप टाइड बनेगी। तो नीप टाइड के कैरेक्टर हम देखेंगे। अब जो शेप ऑफ कोस्ट लाइन है उसकी वजह से भी जो हाइट ऑफ जो और जो टाइमिंग है टाइड्स की वो डिपेंड करती है। जितना जो कोस्ट लाइन है वो जितनी नैरो होगी उतनी ज़्यादा वहाँ पर क्या है, हाई टाइड्स बनेगी एज़ कम्पेयर टू कोस्ट लाइन जो कि ओपन है। तो इंडिया की बात करूँ, गल्फ ऑफ कच्छ और जो गल्फ ऑफ खंबत है, तो जो गल्फ ऑफ खंबत है वहाँ पर जो है इंडिया की लार्जेस्ट हाई टाइड्स आती हैं, क्योंकि उसकी शेप जो है बहुत ही नैरो है। तो ये रही गल्फ ऑफ खंबत गुजरात वाले एरिया में, और ये गल्फ ऑफ कच्छ है। तो गल्फ ऑफ खंबत में जो है इंडिया की लार्जेस्ट हाई टाइड्स आती हैं। अब बात करता हूँ, देखिए पहले इस डायग्राम को समझिए। ये है लो टाइड का लेवल। जब लो टाइड होती है तो पानी यहाँ तक रहता है, और जब हाई टाइड आती है तो पानी यहाँ पहुँच जाता है।
और इन दोनों के बीच में ना यहाँ पर एक मीन सी लेवल होता है, आपने सुना ही होगा मीन सी लेवल। तो यहीं से जो है हम कहते हैं ना कि इस पहाड़ की ऊंचाई मीन सी लेवल से इतनी है, इस स्थान की किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की ऊंचाई, तो वो यही है मीन सी लेवल जो मैंने बना रहा हूँ, ये भी इनके बीच में होता है बिल्कुल एवरेज। और जो हाई टाइड और जो लो टाइड के बीच में जो गैप है ना ये वाला, इसको बोलते हैं टाइडल रेंज। और अब देखिए पानी जब हाई लो टाइड से हाई टाइड की तरफ बढ़ना शुरू होगा, तो अभी ये हाई टाइड पे नहीं पहुंचा है, अभी 5-6 घंटे में ये जो है थोड़ा सा इतना यहाँ पहुंचा है। तो जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इस वाली टाइड को बोलते हैं फ्लड टाइड। और फ्लड टाइड का पानी जब जो है पूरे टॉप पे पहुंच जाएगा तो इसे बोलेंगे हाई टाइड। और हाई टाइड के बाद पानी जब नीचे उतरना शुरू होगा उसे बोलेंगे एब टाइड। और एब टाइड बिल्कुल जब लो वाटर पे आ जाएगी, लो टाइड लेवल पे आ जाएगी, तो उसे बोलेंगे लो टाइड। जब वो लोवेस्ट मार्क पे अपने पहुंच जाएगी तो उसे बोलते हैं लो टाइड। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस है टाइड्स की, पहले आती है लो टाइड से सबसे पहले बनेगी फ्लड टाइड, फ्लड टाइड से बनेगी हाई टाइड, हाई टाइड से फिर एब टाइड आएगी, फिर एब टाइड से फिर लो टाइड आ जाएगी। तो यही सब मैंने जो है यहाँ पर समझाया गया। ये देखिए इंटरटाइडल जोन भी समझाया। अब देखिए जब मैंने बताया आपको कुछ इस तरीके से, देखिए ये जो मान लीजिए ये पूरी अर्थ है, ये अर्थ है पूरी, और अर्थ के ऊपर यहाँ पर कोई अब ये वाली ऑब्जेक्ट है, देखिए अर्थ घूम रही है अपने एक्सिस पे घूम रही है ना। तो जब अर्थ घूमती है तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ को लगती है ये वाली। और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है सेम फोर्स बाहर को लगती होती है, उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इन दोनों के फोर्स जो है जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगी तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सरफेस पे ही रह के जो है अर्थ के रोटेट करती रहती है, वो हवा में नहीं उड़ जाती, एस्केप वेलोसिटी नहीं मिलती उसको। ठीक है, तो ये कारण है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ पे ही रहती है और घूमती रहती है। अब बात करता हूँ कुछ फैक्ट्स की कि जो मून है वो क्या है, उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है ना अर्थ पे, और जो सन है उसकी ग्रेविटेशनल पुल से क्या है मून का 2 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे डिपेंड करता होता है मास पे और डिस्टेंस पे। तो मास तो बहुत कम है मून का एज कंपेयर टू सन, लेकिन जो डिस्टेंस है वो बहुत नज़दीक है मून की अर्थ से, तो इसीलिए जो है ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है मून का। और जो सन की डिस्टेंस है अर्थ से वो 390 टाइम्स ज़्यादा है जो मून और अर्थ की डिस्टेंस है। तो इसलिए जो मून का इफेक्ट है टाइड्स पे वो ज़्यादा रहता है हमेशा एज कंपेयर टू सन। तो ये देखिए ये कुछ मून का जो ग्रेविटेशनल, जो अपनी ग्रेविटी से जो मून खींचता है, देखिए मैंने कहा था अब अर्थ वाला ये वाले हिस्से को देखिए, तो यहाँ पर किस तरीके से ग्रेविटी लग रही है, ये जो है इस तरीके से खींचेगा और यहाँ पर देखिए किस तरीके का एक ये जो टाइडल बल्ज बनता है। तो मून का ये टाइडल बल्ज इस तरफ को बनेगा जिस तरफ मून उसको खींच रहा होगा उस वाली साइड पे। अब क्या है, अब जो ये अपोजिट साइड आप देख रहे हो ना, यहाँ पर क्या है मैंने आपको बताया कि अर्थ रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ से अंदर को लग रही है और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। तो ये देखिए ये सारा जो है अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इस वाले जो मून का बल्ज है इसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ को लगेगी। तो क्या होगा, ये दोनों काउंटर हो जाएंगे। तो 2 बल्ज इस तरीके से बनेंगे, जो टाइडल बल्ज बनेंगे, एक बनेगा मून की वजह से और ये बना जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है अर्थ की। तो इस तरीके से मून का इफेक्ट होता है अर्थ के ऊपर जो टाइडल बल्जेस बनाने में। तो यही बताया मैंने कि जो मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो टाइडल बल्ज बनाता है और जो अर्थ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो दूसरी साइड जो है टाइडल बल्ज बनाता है। ये देखिए, अब बात करता हूँ टाइड्स कितनी तरह की होती हैं। तो डायूर्नल टाइड नंबर 1 है, इसमें क्या है 2 टाइम एक दिन में 2 बार टाइड आती हैं, विद इन 12 आवर गैप एक हाई टाइड होगी एक लो टाइड होगी। बात करूँ सेमी डायूर्नल टाइड्स की तो इसमें क्या है 2 हाई टाइड्स और 2 लो टाइड्स होती हैं एक दिन में, और ये अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स के गैप के बाद आती होती हैं हर एक टाइड। तो डायूर्नल में देखिए एक हाई टाइड है एक
लो टाइड है। सेमी डायगोनल में देखिए एक लो टाइड है, फिर हाई आएगी, फिर लो आएगी, फिर हाई आएगी। यहाँ देखिए आप इन हाई टाइड की जो जो के लेवल है ना बिल्कुल सेम है, इसलिए इनको, और लो टाइड का भी सेम लेवल पे है, तो ये लेवल इनका बिल्कुल सेम रहता है सेमी डायगोनल में। लेकिन जो मिक्स्ड होती हैं और जो अनइवन टाइड्स होती हैं उनमें क्या है, एक दिन में क्या है, एक लो हाई, दो हाई टाइड भी आ सकती हैं, दो लो टाइड्स भी आ सकती हैं, लेकिन जो उनका लेवल है ना वो सेम नहीं होगा। तो लो टाइड कई बार बहुत लो हो सकती हैं और कई बार इतना ही लो होंगी, और हाई टाइड कई बार इतना सा हाई होंगी और कई बार बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी। तो ये अनइवन सी रहती हैं, इसलिए इनको जो है अनइवन टाइड्स भी बोलते हैं, और साथ में इनको मिक्स टाइड भी बोलते हैं। अब बात करता हूँ स्प्रिंग टाइड की। तो मैंने जैसे बताया कि जब जो ये सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में अलाइंड होंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग टाइड बनेगी। तो स्प्रिंग टाइड क्या है, न्यू मून पोजीशन जो होती है वो ऐसी होती है जब अर्थ और जो सन है उसके बीच में मून होता है, उसे न्यू मून बोलते हैं। और जब मून यहाँ होता है, जब मून और सन के बीच में अर्थ होती है तो इसको हम फुल मून बोलते हैं। तो ये दो सिचुएशन पे मून हो सकता है स्प्रिंग टाइड के टाइम पे। तो जब मून जो है ना न्यू मून वाला सिनारियो होगा तो ऑफ कोर्स ही बात है जो ये टाइडल बल्ज बनेगा ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर मून का भी और जो सन है इनका दोनों की ग्रेविटी जो फोर्सेस हैं वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो नॉर्मल हाई टाइड्स होती थी ना अब वो उससे हाई होंगी। जो यहाँ पर अर्थ पे नॉर्मल हाई टाइड्स आती थी वो जो है स्प्रिंग टाइड के टाइम पे और हाई हो जाएंगी। अब देखिए हाई एंड लो स्प्रिंग टाइड में समझाता हूँ आपको। पहले इसके लिए हमें पेरिजी और एपोजी समझनी होगा। तो पेरिजी मत, अब देखिए ये है अर्थ, ये अर्थ है, अर्थ भी सन के अराउंड घूम रही है, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये घूमती है। और जब जो अर्थ है सन के बिल्कुल पास होती है जनवरी 2 को तो उसे बोलते हैं पेरिहीलियन, और जुलाई 2 में वो सबसे दूर होती है उसे बोलते हैं एफिलियन। ठीक है, ये था अर्थ और सन का रिलेशन। अब देखिए अर्थ और जो मून का जो रिलेशन है उसको हम पेरिजी और अपोजी में कैसे पढ़ते हैं। जब जो मून है अर्थ के सबसे पास होगा उसे बोलेंगे पेरिजी, और जब सबसे दूर होगा उसे बोलेंगे एपोजी। अब देखिए जब जो मून है पेरिजी पोजीशन पे है तो जो अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल है मून का वो बहुत ज़्यादा होगा, और सन का भी जो है वो भी उस पर लगेगा। तो सन और जो मून है उसके जो टाइडल बल्ज है वो आपस में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे और बहुत ही बड़ा टाइडल बल्ज बनाएंगे। तो इसको बोलते हैं पेरिजियन स्प्रिंग टाइड। ठीक है ना, क्योंकि ये लोकेशन उनकी देखा ना वैसी सी एक सेम स्ट्रेट लाइन में है पेरिजी पे भी। तो इसको बोलते हैं पेरिजियन स्प्रिंग टाइड। और स्प्रिंग टाइड के अंदर सबसे हाई टाइड जो होती है वो पेरिजियन स्प्रिंग टाइड होती है। और जब एपोजी पोजीशन पे होगा तो क्या होगा, वो स्प्रिंग टाइड थोड़ी लो होगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं पेरिजियन स्प्रिंग टाइड और एपोजियन स्प्रिंग टाइड। तो पेरिजियन स्प्रिंग टाइड जब होगी तो सबसे ज़्यादा हाई टाइड इसी टाइम पे हमें देखने को मिलती है। अब बात करता हूँ नीप टाइड। तो नीप टाइड में मैंने आपको बताया ही है कि जो है क्वाड्रेचर यानी कि 90 डिग्री पे ये एक अलाइंड होते हैं। तो ये मून जो है कुछ फर्स्ट क्वार्टर मून भी हो सकता है और थर्ड क्वार्टर पोजीशन पे भी हो सकता है। यहाँ पर क्या होता है, जो मून का जो टाइडल बल्ज है और जो सन का जो टाइडल बल्ज है वो आपस में क्या है डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं। तो क्या होता है, जो नॉर्मल जो हाई टाइड है ना वो उस नॉर्मल हाई टाइड से थोड़ी लो टाइड रहेगी इसकी वजह से नीप टाइड में। तो नीप टाइड में जो टाइड की हाइट होती है नॉर्मल से जो है कम ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बल्जिस सन और मून के डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं। तो ये देखिए स्प्रिंग टाइड किस तरीके से, और ये जो है नीप टाइड है। तो स्प्रिंग टाइड में क्या है, हाई टाइड जो होगी नॉर्मल उससे ज़्यादा टाइड्स आएंगी, और उसी के अंदर जो है पेरिजियन स्प्रिंग टाइड जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, सबसे बड़ी होगी। और नीप टाइड में थोड़ी लो होगी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जो बल्जिस हैं मून और सन के टाइडल बल्ज ये जो है आपस में
डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं। अब बात करूं लोकेशन ऑफ टाइड्स की, तो जो इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर सेमी डायूर्नल टाइड्स आती हैं, और जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ पर जो है मिक्स्ड टाइड्स होती हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया और जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है यहाँ पर जो है डायूर्नल टाइड्स आपको देखने को मिलेंगी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। तो ये रहा गल्फ ऑफ खंबत और ये गल्फ ऑफ कच्छ। दुनिया की हाईएस्ट जो टाइड है वर्ल्ड में वो आती हैं बे ऑफ फंडी कनाडा में, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ही जितना नैरो पैसेज होगा उतना पानी ज़्यादा राइज करेगा। तो ये देखिए ये वाला एरिया है कनाडा का बे ऑफ फंडी, और ये न्यू फाउंडलैंड है। अब बात करता हूँ टाइड्स के आखिरकार एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो कई जगह पे क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, हुगली रिवर का देता हूँ। कलकत्ता पोर्ट जो है सिचुएटेड है उसके ऊपर। तो जब शिप्स ने एंटर करना होता है, अगर लो टाइड पे है तो वो एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें सिल्टेशन काफ़ी ज़्यादा हो रखी होती है, तो शिप वहाँ पर जो है एंटर नहीं कर पाता। लेकिन जब हाई टाइड आएगी ना, तो क्या है पानी का लेवल ऊपर उठेगा और शिप जो है उस टाइम पे जो है अपने हार्बर में एंटर कर सकता है। तो ये जो शिप्स की मूवमेंट होती है हार्बर पे, इसको जो है फैसिलिटेट करती हैं कई बार टाइड्स कई जगह पे। तो कलकत्ता पोर्ट और हुगली रिवर, और साथ ही टाइड्स की मदद से जो है टाइडल एनर्जी की जनरेशन भी की जाती है। टाइडल एनर्जी में बेसिकली क्या होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, पानी की जो मूवमेंट से जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और दुनिया का जो फर्स्ट टाइडल एनर्जी जो जनरेशन के लिए जो प्लांट लगाया गया है वो फ्रांस में लगा हुआ है, और उसका नाम है ला रांस प्लांट। इंडिया में जो है कांडला गुजरात में जो है इस तरीके की जो है पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए ये ओशियन वाली साइड है और इस तरफ कोई पानी को स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक ऐसा कुछ बैरिकेड लगाई जाती है। ये ब्रिज जो होता है, यहाँ से गाड़ियाँ भी निकल जाती हैं ऊपर से। तो यहाँ जब हाई टाइड आएगी, पानी बढ़ेगा, तो ऑफ कोर्स है यहाँ पर भी पानी इस तरफ को मूव करेगा, और ये पानी का लेवल जब यहाँ तक फुल टाइड हाई टाइड हो जाएगी तो इस गेट को जो है बंद कर देते हैं। ठीक है। और जब धीरे धीरे क्या होगा, जब जब ये नीचे लो टाइड उतरेगी तो यहाँ से जो है पानी रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, इन गेट्स को खोल देते हैं। तो पानी जब इस तरफ को मूव करेगा ना, तो ये जो टरबाइन लगा हुआ है ये घूमता है। टरबाइन घूमेगा तो जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से जो है टाइडल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी है टाइड की, उसको जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये कुछ फ़ोटो है उस लारांस प्लांट का जो कि फ्रांस में है। ये देखिए वो रोड है ऊपर से, और ये नीचे लगा हुआ है, वो टर्बाइन्स लगे हुए हैं जो कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज पे आप जाइए, इन्जॉय लाइफ 1791 ज़रूर लगाइएगा, वहाँ टाइप कीजिए और हमें मैसेज कर सकते हैं आप। फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।